स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के YouTube चैनल में आज हम लोग क्लास 10 का मैथ बाकी है आप लोगों का पेपर सीबीएसई में। तो आज हम लोग बहुत जो है वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं। 4 चैप्टर 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का फुल्ली रिवीजन देंगे। और इसके क्योंकि जो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक बना लिया कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, इसका मतलब वो बच्चा क्या है, मैथ में पास है। अगर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले 1 से लेकर 4 चैप्टर तक क्लियर करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या आता है 1 चैप्टर से 2 चैप्टर से, क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है उस पर भी बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो पूरी देखना, मजा आएगा तुम लोगों को, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार इस चैप्टर्स के फर्स्ट चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स चैप्टर्स के अंदर एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर जो पूछा जाएगा एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए बताया जाएगा। इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, निकालना बहुत आसान है। एक तो हम लोग बनाते भी चलेंगे और उसको समझाते भी चलेंगे। आसान है, देखो वन शॉट वीडियो है, देखते रहना, बिल्कुल समझ में आएगी बात। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन का एक फॉर्मूला होता है जिससे यूक्लिड डिवीजन यहां से निकाला जाता है। मान लीजिए कि दो नंबर आपको दे दिया 38 दे दिया और दूसरा दे दिया 3। आपको इस तरीके से कोई नंबर दे दिया और आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना बिल्कुल आसान है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा आपको बताना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे एचसीएफ, देखो सबसे पहले हमें इसका निकालना आसान है। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो, 3 से 38 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 को 38 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 1 जा 3 कट गया, है कि नहीं। अब यहां बच गया 8, 3 2 जा 6 2 बच गया। अब आपको इसी तरीके से सीधे 12 3 से 36, आपको इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आया, 2 आया। अब हमारा इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वेरी गुड। a क्या है, a जो होता है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। अब इन दोनों में देखो ग्रेटेस्ट कौन सा था, 38 था कि 3 है। हमारे पास 3 है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जो है 38 पुट कर देंगे, 38। अब हमारे पास b क्या होता है जी, वो आपको बताना है। b एक्चुअल में क्या होता है और q क्या होता है। b जो होता है वो हमारा छोटा वाला नंबर होता है। क्या है, 3 है। 3 मल्टीप्लाई q कितना आया जी, हमारा 12 आया। डिवाइड करके कितना आया, q 12 आया जी। तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब प्लस r मतलब रिमाइंडर आपके पास कितना बचा हुआ है, क्या है, रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर हमारे पास 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी रिमाइंडर के साथ हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर को हम लोग b से डिवाइड करते हैं। देखो 2 बचा है, 2 रिमाइंडर है और हमको 3 से डिवाइड करना है। 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो हमारा ये जो है रिमाइंडर से हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a हो जाएगा हमारा 3। ये b की जगह जो नंबर होगा वो हम लोग क्या कर देंगे, a के जगह पुट कर देंगे दूसरे स्टेप के लिए, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर, है कि नहीं। देन क्या करेंगे, उसके बाद b हमारा क्या आ जाएगा, b ऑब्वियसली ये होगा 2। अब मल्टीप्लाई कितना किया था हमने, 1 किया था। और रिमाइंडर बचा क्या है हमारा, 1 बचा है तो 1 कर दिया। कोई सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब दूसरा करते हैं, 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो 1 2 जा 2। हमारे पास 0 रिमाइंडर आया कि नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब बड़ा नंबर हमारा क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है कि नहीं। 2 आ गया और हम लोग यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। इसका मतलब लास्ट में जब हमारा 0 आ जाए, रिमाइंडर जब भी 0 आता है, इसका मतलब क्या है हमारा, कि ये हमारा एचसीएफ निकल चुका है। और वो एचसीएफ कौन सा है, जो b की वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, एचसीएफ इज इक्वल टू 1। हमारा 1 क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल। इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है वो एक्चुअल में पूछा जाता है कि इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। चलो उस टॉपिक पे भी आते हैं। उस टॉपिक पे सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ डेट। एक क्वेश्चन होता है, प्रूफ डेट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन लिखते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं हम लोग। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर्स में, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसका ख्याल रखना है कि एक्चुअल में प्रूफ वाला क्वेश्चन 100% कर लेना है। अब किस तरीके से करना है वो आपको बता देता हूं। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, प्रूफ दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि लेट अस एज्यूम द कंट्रीट द रूट 3 इज रैशनल नंबर। हम लोग क्या मानेंगे, रूट 3 क्या हमारा रैशनल नंबर है। देन रूट 3 इज इक्वल टू क्या लिखना है, रूट 3 इज इक्वल टू p
P अपॉन Q मतलब क्या, रैशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q में रहता है, वेयर P Q आर इंटीजर्स, आपको ये लिखना ही लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप लिख देंगे आपको 101% क्या मिलेगा, फुल्ली मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देन क्या लिखना है, ये लिखने के बाद √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q लिख देना है, तो P इज इक्वल टू आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, √3 Q क्या लिखना है, √3 Q लिख लेना है। देन बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर दोनों साइड क्या कर लेना है हम लोगों को, एक्चुअल में स्क्वायर कर लेना है। जब जैसे हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे देन P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर हो जाएगा, 3 पे रूट चढ़ेगा तो हमारा 3 आ जाएगा। देन P स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। देन आप यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाएगा, उसके बाद रैशनल नंबर आपको इक्वेशन लेना है, तो 3 इज फैक्टर ऑफ P, 3 क्या है, फैक्टर है P का, थ्योरम इट इज द प्राइम नंबर ऑफ डिविजल बाय P स्क्वायर, डिविजल P इनटू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कुछ थ्योरी लिखना है, थ्योरी लिखने के बाद आपको हिंट्स प्रूफ में क्या लिख देना है, इक्वेशन 1 एंड शो 1 3 इज फैक्टर एंड 2 शो द 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q। तो आपको इस तरीके से कुछ नंबर लिख देना है और इस तरीके से आपको पूरा प्रूफ कर लेना है। देन इसके बाद एक्चुअल में करना क्या है, ये प्रूफ आपको फुल्ली तरीके से रेडी कर लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस सेकंड चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर पे ये दोनों क्वेश्चंस आने के चांसेस होता है, और सेकंड चैप्टर पे एक्चुअल में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आते सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर पे आपको सबसे पहले जानना है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सेकंड चैप्टर पे आपको बताना है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में बहुत आसान सा शब्द है, इसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, बहुत आसान है, इसके बारे में समझना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स हमारा वर्क कैसे करती है। पॉलिनोमियल्स के काफी टाइप हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो अलग अलग 4-5 टाइप के जितने जाओ पॉलिनोमियल्स बहुत होता है, इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्चुअल में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए मैथ में पॉलिनोमियल्स में क्या पूछा जाता है, जीरोस निकालने के लिए, उसके कोएफिशिएंट को वेरीफाई करने के लिए बोलता है, रिलेशन को इसका वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है, वो चीज जानने के लिए। लेकिन उससे पहले पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी बच्चे यहाँ पे गलती कर देता है, y इज इक्वल टू fx, है कि नहीं, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, y इज इक्वल टू fx मतलब fx, x है बीच में हमारा ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब x पे कितने बार लाइनें लाई करती है, हमारा क्या होता है x एक्सिस, x एंड y एक्सिस। अब इस पे अगर हम लोग लाइन खींच लेते हैं, मान लीजिए ये लाइन खींच लिया हमने, अब ये x एक्सिस पे यहाँ पे क्या लिखा है, fx लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक करता है बच्चा, यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू fy लिख देना तो y पे कितनी बार टच कर रही है वो एक्चुअली बताया जाता है। x पे क्या बताया जाता है, fx का मतलब है कि x लाइन पे कितनी बार टच कर रही है उतना जीरोस है, क्या बोलेंगे, उतना जीरोस की आ जाएगा ZERO, जीरो जिसको हम लोग शून्य कहते हैं हिंदी में। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये x वाली लाइन पे कितना बार मिला है, 6 बार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिंपल सा है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लिखा हो y इज इक्वल टू fx, देन इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपके पास 6 ही होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर लिख दिया जाए f, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू f ब्रैकेट y लिख दूं अगर मैं इस, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, और इस तरीके से मैंने टच करवा दिया, और टच y पे कितना बार हो रही है, y पे टच कितना बार हो रही है, देखो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, y है, तो y पे कितना बार टच हो रही है आपको वो बताना है। अगर 1 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y पे एक बार टच कर रही है। ये कॉन्सेप्ट हर किसी को आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको बताता है y इज इक्वल टू fx वाला बताता है, और आप x पे लगा के आ जाते हो जितना बार x पे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। y इज इक्वल टू fx है और x इज इक्वल टू fy है, दोनों में डिफरेंट है। अगर fy रहेगा तो हमारा y लाइन पे कितना बार टच कर रही है लाइन है, उतना जीरो जो वो आंसर हो गया, और f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx हो जाएगा, तो x लाइन पे कितना बार टच कर रही है ये बताना है। देन हम लोग इसके मेन चीजों पे आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर 2.1 है, देन 2.2 पे आएंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की भी काफी अलग अलग तरह के वैरायटाइज है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आसान हमारे लिए, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आसान है यार, क्या है मतलब बोलो ना, मतलब मक्खन है ऐसा, एकदम खतरनाक सा है ना, कुछ भी बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे आसान है, तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक जिसको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी तो वो इजी तरीके से क्लास 10 पास कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर्स के अगर आप लोग चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे हो, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और यूट्यूब पे हो तो वीडियो को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरीके से वीडियोस के लिए, क्योंकि हम लोग न्यू अपडेट भी ले आना है। 4 चैप्टर करके ले आएंगे, 4 चैप्टर अभी आगे ले आएंगे, 5 6 7 8
8 चैप्टर तक ले आएंगे, 5 6 7 8 चैप्टर ले आएंगे, एक साथ ले आएंगे यार, मजा आएगा फुल्ली एकदम जोश के साथ, है ना। आने के चांसेस क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। दूसरा मैंने क्या बताया कि √2 एंड √3 है, इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है 100%। देखो यार ये आना ही आना है ना। ये दोनों टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में जो बिल्कुल चांसेस बढ़ता है और हर साल आता है। और जैन हम लोग आज बात करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग बता दिया कि जीरोस कैसे निकलता है ना। अब हम लोग जीरोस को फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए सीखेंगे। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल में जो रूप होता है हमारा, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, ये हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारा ये क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। आसान है। देन इस पे हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस हम लोग इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग माइनस बी अपॉन ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, ये रहा बी, इसका माइनस लगा था और ये रहा ए, है कि नहीं। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसको बोलते हैं सी अपॉन ए। क्या होता है? सी। ये हमारा एक्चुअल में जो फॉर्म करता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर ही वर्क करती है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब जहां पे प्लस है, देखो ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा वहां पे है जहां पे सम की बात हो रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम मतलब जोड़, है ना। यहाँ पे जोड़ है, देखो अल्फा और बीटा को जोड़ दिया हमने। अब प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, गुना, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आसान सा चीज है, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, आप उसको थ्योरी पढ़ के ही समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा देना है, अल्फा प्लस बीटा देना है। सम लिखा होगा तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट लिखा होगा अल्फा इंटू बीटा, सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। एक्चुअल में जीरोस निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था आप लोगों को, वो पहले क्वेश्चन पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो इसका क्या है, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसका जनरल फॉर्म क्या है, आपको पता है कि जनरल फॉर्म अभी मैंने बताया था, जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस c। आपको पता है कि ये इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। जब भी जीरोस निकालने बोले तो इज इक्वल टू में 0 लगा देना है किसी भी पॉलिनोमियल्स पे, हमारा जीरोस हो गया, सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करेंगे इसका जनरल फॉर्म निकालते कैसे हैं। a मल्टीप्लाई c करते हैं, क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई c करते हैं। सबसे पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना होता है। फैक्टर करते हैं, इसको तोड़ते हैं। जैसे 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, लेकिन इसको हम लोग 4 टर्म में करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, है कि नहीं। अब a इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, आसान सा है। a मल्टीप्लाई c करते हैं, a के जगह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। जब कुछ भी ना दिया हो x स्क्वायर के सामने, इसका मतलब क्या है, 1 दिया हुआ है। जब भी x के सामने भी अगर कुछ नंबर ना हो, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 को इस तरीके से फैक्टर करना है, क्या करना है, इस तरीके से फैक्टर करना है। चाहे वो अगर उस फैक्टर को करने के बाद मल्टीप्लाई भी करें तो 8 आ जाए, या प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, -2 आ जाए, हमारे लिए आसान है। देखो 2 4 जा 8 कर देते हैं। अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ये देखो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे -2 है। -2 लाने के लिए क्या करेंगे, -4 कर देंगे और +2 कर देंगे। -4 का मतलब क्या हुआ जी, माइनस बड़ा नंबर है तो हमारा आंसर में क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन अगर हम लोग इसके बदले में -2x के जगह -4x + 2x अगर लिख दूं तो एक ही चीज है, बस सॉल्व करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, है कि नहीं, सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे -4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0 हमारा 0 आ जाएगा। इतना आसान है। अब 4 टर्म हो गया। अब देखना अगर इसको सॉल्व भी करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा -2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में। अब देख लेते हैं हम लोग, ये तो कॉन्सेप्ट है यही साथ में, लेकिन अब 2-2 करके लेते हैं। ये 4 लोग फैमिली में हो गई, फैमिली हो गई बड़ी। जब फैमिली बड़ी हो जाए, एक ही चीज करना है यार। फैमिली में, गाँव में, घरों में आजकल फ्लैट ले लेते हैं अलग अलग लोग, एक साथ नहीं रह पाते हैं। अलग कर दो ना यार, फैमिली अलग कर दी। ये लो x स्क्वायर और 4x एक फैमिली के लोग हैं,
क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन, इनकी शादी अगर हुई है, देखो तुम लोग एग्जांपल कहाँ देते हैं, तुम लोग ज्यादा दिमाग कहाँ चलता है ना, लड़का लड़की का आजकल दिमाग कहाँ चलता है जी, उसी पे चलते हैं, वहीं पे एग्जांपल देते हैं, शादी की बात करते हैं जी, जल्दी दिमाग में आएगा आप लोगों का, है कि नहीं, आ जाती होगी बात ऐसी जल्दी दिमाग में। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और 4x है, एक ही फैमिली के लोग हैं, अगर किसी की शादी होती है, कुछ तो गुण है, जो उसकी निकाह होती है या शादी होती है, सो कुछ धर्म में होता है कि कुंडली मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, कुछ कुंडली मिलाते हैं, इसको चलो पहले सबसे पहले कुंडली मिलाने के लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर को तोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है 4x है, एक्स स्क्वायर और 4x को तोड़ देते हैं, x मल्टीप्लाई x है और 4 मल्टीप्लाई x, इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंट अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा इसको फैक्टर कर दिया है ना, फैक्टर के अंदर क्या करेंगे, दोनों देखो ऊपर नीचे सेम सेम कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, मुझे तो दिख गया जी x मिल रहा है, कुछ तो गुण है, तो शादी हुई है कि नहीं, गुण है हमारा x। अब अगुण क्या है जो हमारा मिल नहीं रहा है, x है, ऊपर वाले पे x बच गया तो x लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, अब नीचे वाले पे क्या बचा, 4 बचा तो 4 लिख दिया, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। दूसरा भी सेम करेंगे भाई, 2x और 8, 2x और 8, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, फैक्टर हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, एक ही चीज है। अब देखो दोनों क्या कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है जी, इसका मतलब ये क्या लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या है यहाँ पे जी, x बचा है तो x लिख दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, हमें एक्चुअल में ध्यान देना है कि यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस ये आना चाहिए था, प्लस माइनस अब माइनस, 100% माइनस ही देंगे। अब बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 4 और इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, ये दोनों नंबर हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जैसे कि सेम आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस क्या 4। अब देखो x माइनस 4 एक तो हमारा हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये x और ये प्लस 2 एक आ जाएगा, ये दोनों मिलके हमारा एक होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो दोनों मिलके एक हुआ तो x माइनस 4 एक पहला ले लेंगे, दोनों में से कोई एक को उठा लो, x इज इक्वल टू x ये लिख लो और इज इक्वल टू में 0 दे दो। अब x इज इक्वल टू ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, दूसरा क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, एक का माइनस 2 आ गया, दूसरे का 4 आ गया, ये हमारा 0 हो गया। इसको रिलेशन को अगर वेरीफाई करना है तो इजी है, ये पहला वाला अल्फा हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा से रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, बना के दिखाते हैं। अब ये भी रिलेशन को कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना आसान है, एक तो होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 4 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा क्या दिया हुआ है 4 प्लस और बीटा क्या दिया हुआ है -2, वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी अपॉन ए, ये रहा माइनस तो पहले से यहाँ पे देना ही है और -2 दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया। आप देखोगे हमारा 2 आ गया, इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इनटू बीटा का भी सेम होगा, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका आसान है, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखो अल्फा इनटू बीटा भी कर सकते हो, अल्फा इनटू बीटा भी करना आसान है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए इसका मतलब क्या, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा, अल्फा हमारा दिया हुआ है सबसे पहले क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और बीटा क्या दिया हुआ है हमारे पास -2 दिया हुआ है, -2 लिख दिया, सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस में है तो -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8 ही होगा, तो -8 इज इक्वल टू -8, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी और आसान है, दोनों की वैल्यू सॉल्व करना भी आसान है, दोनों को अगर हम लोग उसको पुट करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअल में हमें निकालने के लिए बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, जिसका हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताने के लिए हमारे लिए एक सरल जो है आसान तरीका है, एक फॉर्मूला है, वो तो उस फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे तो इजी तरीके से आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज आप लोगों को बता देते हैं, अगर फॉर्मूला आप इसी तरीके से आपके दिमाग में आ जाए और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपको प्रैक्टिस मांगती है। देन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला हम लोग क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। ये फॉर्मूला आपके हर वक्त काम आता है, कभी भी आप अगर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब अभी मैंने लिखवाया था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए की जो वैल्यू रहेगी वो आपको पुट कर देना है। देन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए की वैल्यू आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन पे आपको दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन पे दिया हुआ है 1/4, क्या दिया हुआ है 1/4 और दूसरा है -1, दो वैल्यू है हमारे पास, क्या है दो वैल्यू है, आसान है दोनों वैल्यू। सबसे पहली वैल्यू जो है वो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस कहते हैं, क्या कहते हैं सम ऑफ जीरोस। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब भी मल्टीप्लाई की बात होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम की बात होगी, इसका मतलब जोड़ा, उसको जोड़ दिया तो अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देन माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा, मैंने बोला कि अल्फा प्लस बीटा जो आपकी पहली वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, 1/4 हमने पुट कर दी और यहाँ पे एक्स लिख दिया, देन प्लस था प्लस लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, -1 पुट कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं जी। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस -1, ये हमारा एक क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। अगर ये इस तरीके से नहीं है, जब भी आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों दिख जाए बी में, इसको सिंपल तरीके से क्या करते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे एलसीएम ले रहा है, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया 0 लिख दिया। इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स को क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं आसान तरीके से, है कि नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, देन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब उसकी मल्टीप्लाई, जिसको सी अपॉन ए अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। देन हम लोग बात करते हैं 2.3 में आएंगे सीधे, इसमें से क्वेश्चंस तो कम पूछे जाते हैं लेकिन बेसिक वालों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2.3 में डिवाइड करने के लिए बोला जाता है, क्या करने के लिए डिवाइड करना भी आसान है इस चैप्टर्स में, अगर आप लोग इजी तरीके से क्या कर सकते हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको इजी तरीका क्या है, इसमें रिमाइंडर निकालने बोलेगा, क्वेश्चन निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है जिसको हम लोग हिंदी में भागफल कहते हैं और रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में शेषफल कहते हैं। इसका निकालना, रिमाइंडर मतलब जो हमारा बच जाता है, भागफल जो हमारा निकल के आता है एक्चुअली हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलता है, ठीक है। अब दोनों पे बात कर लेते हैं हम लोग, अब दोनों का हम लोग वैल्यू निकालने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर्स की एंड यहीं से खत्म हो जाएगा। या फिर अल्फा बीटा गामा पे भी बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा पे भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है तो उस पर भी बात करेंगे। जो स्टैंडर्ड लेवल के बच्चे हैं, स्टैंडर्ड लिया हुआ है, उसको अल्फा बीटा गामा भी अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है कि नहीं। इसमें डिवीजन तो मिनिमम चांसेस होता है कि बेसिक वाले पे थोड़ी बहुत क्वेश्चंस कभी कभी आता है, 5 साल में 10 साल में क्वेश्चंस आ गया तो ठीक है, अदरवाइज रेगुलर क्वेश्चंस नहीं आता। अभी जो मैंने आपको बताया 2 चैप्टर्स का, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले क्वेश्चंस देता ही देता है, या फिर आपको शून्य निकालने जीरोस निकालने के लिए बोला जाएगा, आसान है। तो हम लोग सीधे आते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है, इसका 2 वेरिएबल है, क्या है 2 वेरिएबल है। इस चैप्टर का मतलब ही क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब ही आसान कर देता है लोग। देखो चैप्टर भी ऐसा है बिल्कुल मक्खन है, मतलब आसान इसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत इजी है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी लगता है बच्चों को, बहुत ऐसे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, उसको हार्ड लगता है जो पढ़ता नहीं है, पढ़ने वालों को इजी लगता है और बहुत आसान भी होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, पेयर होगा, जोड़ा होगा, है कि नहीं, और उसका क्या है वो 2 वेरिएबल में होंगे, वेरिएबल उसका एक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग 2x लिखे हैं तो यहाँ पे 2y होना चाहिए जी, है कि नहीं, या फिर y होना चाहिए। 2 वेरिएबल +3, एक इक्वेशन बन गया हमारा, क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन भी बनेगा जिसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे अगर 3x + 5y - 3 लिख दिया तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया 2 हो गया। पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब जोड़ा, तो इसके 2 जोड़े से क्या निकालना है आपको, ग्राफ। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ग्राफ आना ही आना है आपके पास, 101% आना है। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो मैं ग्राफ बहुत जल्दी आप लोगों को शो ऑफ करवा दूंगा और सिखा दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो पे देख लेना,
ग्राफ बनाने का मैं तरीका बता दूंगा आप लोगों को। लॉन्ग वीडियो पे अभी थोड़ा सा बता नहीं सकते कि काफी लंबी हो जाएगी, फिर हमें ग्राफ दिखाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना आसान है। देखो इस ग्राफ के अंदर भी एक चीज है, एक तो होता है कि आपको इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। दूसरा होता है पैरेलल होता है, दूसरा होता है कोइंसिडेंट। अब देखो इंटरसेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है कि एक दूसरे लाइन को काटती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट करना। कहीं भी सुनते हो ना इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है ना, क्यों बीच में काट रहा भाई है कि नहीं। इस तरीके से सवाल आता है, आप लोग की जिंदगी में तो बहुत आता होगा, है कि नहीं। और दूसरा है पैरेलल। आप ट्रेन की पटरी आराम से देखते हो, बेस्ट एग्जांपल है ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। ट्रेन की पटरी ले लो, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में होते हैं, इस वजह से ट्रेन तो गिरती नहीं है कि नहीं। तो ट्रेन की पटरी हमारा किस टाइप की होते हैं, वो पैरेलल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कहीं से भी उसकी डिस्टेंस मेजर कर लो वो इक्वल ही होगा, कहीं से भी मेजर कर लो वो इक्वल होता है। देन दूसरा क्या है हमारा कोइंसिडेंट है। मतलब कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि ये लाइन हमारी इसी लाइन पे दूसरी लाइन आगे जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो इसका ग्राफ बनता है एक्चुअल में कि लाइन बनती है, कहीं ऐसी लाइन बन के दो इक्वेशन को लेकर के तो हमारा कट हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट हो गई है कि नहीं। जो पैरेलल लाइन आ जाए दोनों, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो पैरेलल हो गया इक्वल डिस्टेंस पे आ गया तो हमारा पैरेलल हो गया। और उसी एक दो इक्वेशन ना, दोनों को क्या एक ही लाइन पे आ रही है, इसका मतलब क्या, कोइंसिडेंट हो गया ये, है ना, है कि नहीं। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन पे, मतलब आपको लाइन करना। और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे मेन टेबल पे ना। इस टेबल पे हमें यूनिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, है ना। क्वेश्चंस क्या है उस पर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन वगैरह भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको एक समझना होगा ग्राफ 3.2 का, और अच्छी तरीके से इसको डिस्कस आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे जो बिल्कुल माइंड काम नहीं करेगा, है कि नहीं तो क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए तो बिल्कुल आसान है, जो बता रहे हैं उसको अच्छी तरीके से रिविजन कर लो। 3 दिन बाद आपका पेपर है, 2 दिन बाद पेपर है आपका, तो समझ लो कि आपके लिए बिल्कुल वेरी बेस्ट वीडियो पे आया हो आप, बहुत अच्छी वीडियो पे आए हो। देखो वीडियो को लाइक भी कर देना, और क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, आगे काम आने वाला है कि नहीं। अब देखो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या है, जैसे इंटरसेक्ट हो रही, मतलब नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब भी ऐसा इक्वेशन दिख जाए, मान लीजिए इक्वेशन कैसा दिखेगा, 3/2 नॉट इज इक्वल टू 6/5, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, दोनों इक्वल नहीं है जी, तो नॉट इज इक्वल हो गया, ठीक है। अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें लाइन क्या बनेगी, लाइन तो सबसे पहले इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, है कि नहीं। सिंपल दिमाग में रखना है, जब भी A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हो, तो क्या करना है, लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कटेगी जी, अभी बताया मैंने, इंटरसेक्टिंग मतलब कटेगी, ऐसी लाइन कटेगी, है कि नहीं। दूसरा है इंटरसेक्टिंग के साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। सॉल्यूशन कैसा होगा, वन सॉल्यूशन बोल दो चाहे यूनिक सॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही है। लेकिन क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता, चाहे वन सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन एंड वन सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन आपके किस में होता है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 में होता है। सिंपल है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरे पे, जिसकी हम लोग A1/A2, दूसरा क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जिसमें सभी के सभी इक्वल हैं। क्या है, इसमें सभी के सभी इक्वल होगा, तो हमारा वो क्या होगा, एक्चुअली में कोइंसिडेंट लाइन होता है। क्या होता है इसमें, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि एक दूसरे पे, एक लाइन है दूसरे के ऊपर, ये जैसे कि हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर पे चढ़ गया जी, ये लाइन इसी पे चढ़ गया, तो दूर से हमें क्या लग रहा है भाई, इसी के ऊपर है। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए मतलब कोइंसिडेंट है कि नहीं। सिंपल देखो ना यार, दिख रहा होगा आपको, एक के ऊपर दूसरा है भाई, ये रो, है ना, बिल्कुल दिखेगा नहीं, आपको लगेगा मैं साइड से कि भाई यहाँ एक ही है कि नहीं। तो कोइंसिडेंट लाइन नहीं, कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देख लो, इसका सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। इसकी क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशन लिखा भी हो सकता है, या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशंस भी लिखा हो सकता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइन कैसी बनेगी इसमें, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। मेनी सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। दूसरा आ जाता है हम लोग क्या, A1/A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सिर्फ एक बीच में लास्ट वाले पे नॉट इज इक्वल टू होगा, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका लाइन जो होगा पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी, पैरेलल। क्या होगी, लाइन पैरेलल लाइन होगी जी। कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। और दूसरा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, सीधे नो सॉल्यूशन जी होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आप तो बहुत अच्छी तरीके से कर लो, जिससे आपकी क्या आ जाएगी, आसानी हो जाएगी। ये चीजें आपको पता होना ही चाहिए। अगर मैथ में यही नहीं पता तो आज और आज इसको रट लो, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत करीब आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। चैप्टर नंबर 3.2 में आप आएंगे जैसे, तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा गया है कि ये हमारा एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है कि नहीं। एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज 3.2 सीबीएसई में आप लोग जानते होंगे। और दूसरे में पूछा जा रहा है कि कोइंसिडेंट और इनकॉन्सिस्टेंस, कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस। देखो कॉन्सिस्टेंस क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंस क्या होता है वो भी जान लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। इनकॉन्सिस्टेंस जिसका नो सॉल्यूशंस होता हो, क्या होता हो, जिसमें देखो इनकॉन्सिस्टेंस क्या क्या होगा, देखो इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंस में दोनों में फर्क हमें पता होना चाहिए। कॉन्सिस्टेंस हो गया और दूसरा भी कॉन्सिस्टेंस है ना। जो हमारा सबसे पहला है, देखो ये हमारा, ये पहला है, ये हमारा क्या है, कॉन्सिस्टेंस। ये हमारा क्या है, कॉन्सिस्टेंस है जी, हमारा क्या है, कॉन्सिस्टेंस। जो यूनिक सॉल्यूशंस देगा, जिसका एक सॉल्यूशन होगा वो हमारा कॉन्सिस्टेंस होगा। जिसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा वो हमारा, देखो एक सॉल्यूशन किसमें है भाई, इसमें इंटरसेक्टिंग वाली लाइन पे। जिसकी एक सॉल्यूशन होगा वो कॉन्सिस्टेंस, और जिसकी मेनी सॉल्यूशंस होगा वो भी क्या होगा, कॉन्सिस्टेंस होगा। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है वो इनकॉन्सिस्टेंस है। क्या है, दिमाग में रख लो, मेनी सॉल्यूशंस और वन सॉल्यूशन। जिसका भी कोई सॉल्यूशन है इसका मतलब वो कॉन्सिस्टेंस है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब क्या है, वो इनकॉन्सिस्टेंस है। तो सॉल्यूशन किसका नहीं है जी, जो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, आसान सी चीज है जी, है कि नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये 3.2 यहीं से जो है आपका द हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ फिर है नहीं। अब 3.2 में आता है, 3.2 तो हो गया, 3.3 में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बिल्कुल आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, है कि नहीं। और ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक मैं क्वेश्चन बना के दे देता हूँ जिसके आपको आपके लिए आसानी हो जाए। एक की वैल्यू पुट करना है, दूसरी की वैल्यू पुट करके हटा देना है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो मेरे ख्याल से कट है आप लोगों का, 3.6 भी कट है आप लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। आपको तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी बनाएंगे तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक दूसरी वीडियो बना लेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड बना लेना, क्योंकि चांसेस तो ज्यादा नहीं है लेकिन है ना। लेकिन मैंने जितना बताया, जैसे ये आपको पता करना, ये इनकॉन्सिस्टेंट है कॉन्सिस्टेंट है, ये बेसिक वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे बात करते हैं। एक्चुअली में चैप्टर नंबर 4 में क्या कहता है और चैप्टर नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप लोग जानते ही हो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। मैंने अभी इससे पहले भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का बताया था, वही होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लो, बात वहीं पे आ जाती है कि नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे 4.1 में। आपको पता करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है उसको पहचानने का एक ही तरीका है। क्या है, एक ही तरीका है। अगर हमारे पे x पर इस तरीके से हो, है ना, x क्या हो, x जैसे यहाँ पे लिख दिया 2/x, अपॉन में कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए। ये किसका तरीका होता है, पहचानने का तरीका है कि हमारा एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी नहीं होगा जब x नीचे होगा, डिनोमिनेटर में x है या y है, z है, वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। जब भी पावर क्या है, 0 है किसी पे, या 3x पर पावर 0, इसका मतलब ये हमारा नहीं है। या फिर 3x पर पावर -1, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं है। माइनस में हो तब भी नहीं होगा, और प्लस में पावर होना चाहिए। इसमें पावर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। दूसरा तरीका होता है इस पर रूट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम लोगों ने √3x लिखा है, ऐसा x बाहर है अभी हमारा, लेकिन इसको √3x भी अंदर लिख दिया। क्या लिख दिया, x भी आपको रूट के अंदर लिख दिया, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पहचानने का तरीका है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है एक्चुअल में, इसमें वो पूछा जाएगा डिस्टेंस वगैरह आप लोग जानते होंगे, d = b² - 4ac है कि नहीं।
इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। और d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आप लोग जानते होंगे। और d इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग ये भी जानते होंगे। और दूसरा जानते होंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से आप लोग जानते हैं, इसको बहुत जरूरी है ना, ये पता करता है नेचर कि एक्चुअल में कितने डिस्टेंट से रियल रूट है या रियल रूट नहीं है या नो रूट है कि नहीं, इस तरीके से आपको बताना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत।